जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रात में इस समय करीब अभी 2 ढाई बज रहे हैं जिस समय पर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। और जब मैं अपना काम ही कर रहा था उसके बीच में रतन टाटा जी की मृत्यु की जब खबर सामने दिखाई दी तो उसके बाद में 2 मिनट के लिए मतलब एक एक कहते हैं ना कि आपके दिमाग में एक पॉज सा आ जाता है, एक वैक्यूम सा आ जाता है, कुछ वो क्रिएट हुआ। और उसके बाद मैं ये सोचने के लिए मजबूर हुआ कि यार, जिस शख्स को मैं जानता भी नहीं हूँ, सिर्फ मीडिया के थ्रू जितना जाना है उतना ही जाना है, उसके बाद उसको लेकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। और उसके बाद फिर मेरे जहन में एक और शख्स का नाम आया जिसके जाने पर मुझे ऐसी ही फीलिंग आई थी, और वो थे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन दोनों लोगों के बीच में जो सबसे कॉमन चीज़ थी ना, वो ये थी कि ये दोनों ने सोसाइटी को लेकर जो किया, सोसाइटी के लिए इनका जो नज़रिया था, उस नज़रिए के कारण ये आम जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, इतना इन लोगों ने नाम कमाया कि वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए के कमाने के बराबर से भी ज़्यादा था, मैं ये कहूँगा। रतन टाटा जी अब हमारे बीच में नहीं है। एक अच्छी चीज़ ये है कि वो उम्र संबंधी समस्याओं के कारण परेशान थे और उसी के कारण अब वो अनंत काल में लीन हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं था कि उनको कुछ आकस्मिक कुछ हुआ, बल्कि उम्र संबंधी चीज़ें थी। जो भी था, जो सफ़र उनका रहा वो काफ़ी शानदार रहा। उनके पीछे जो वो लेगेसी छोड़ कर गए हैं, जो चीज़ें वो मतलब टाटा ग्रुप की ही अगर हम बात कर रहे हैं, जो सब चीज़ें वो छोड़ कर गए हैं, ऐसा नहीं है कि आने वाले सालों तक, आने वाले दशकों तक उनकी बात होगी, बल्कि रतन टाटा कुछ ऐसे काम करके गए हैं, बल्कि कई सेंचुरीज तक उनके बारे में बात करी जाएगी। जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है समाज में, सोसाइटी में, जिस तरीके से उन्होंने यंग जनरेशन को इतनी वृद्धावस्था में जाकर भी इंस्पायर करना कंटिन्यू रखा था, उसके लिए वाकई में हर कोई सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफ़ें ही करेगा, उनके बारे में पॉजिटिव ही बोलेगा। जिस तरीके से उन्होंने चैरिटी को एक नया आयाम दिया, उन्होंने बताया दुनिया को कि सिर्फ कमाना सब कुछ नहीं होता, बल्कि चैरिटी करना भी ज़रूरी होता है। बल्कि आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि चैरिटी तो हम लोग बिल गेट्स को भी करते हुए देखते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। बट इन सब के बावजूद भी रतन टाटा के ऊपर कभी भी ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत ही सुखद एहसास देने वाली बात थी। इस वीडियो में रतन टाटा के बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में कुछ बातें करते हैं, जिससे कि आपको भी पता चले कि हम लोगों ने कितनी बड़ी शख्सियत को खो दिया है। उनकी जगह को भरना नामुमकिन है, मैं यही मानूंगा। लेकिन हाँ, उन्होंने जिस तरीके से अपने जीवन काल में युवाओं को इंस्पायर किया, या यूँ कहें जिस तरीके से वो जाने के बाद भी युवाओं को इंस्पायर करेंगे, वो वाकई में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। अपनी मृत्यु से कुछ दिनों पहले, 2 दिनों पहले की बात है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके कहा भी था कि वे ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। मुंबई के एक अस्पताल में उनका निधन हुआ है, और इसको लेकर रतन टाटा को लेकर जो इनका ग्रुप है उसकी तरफ से पोस्ट भी किया गया। इस पोस्ट में पूरी डिटेल बताई गई है, और ये पोस्ट जो आया है वो टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन की तरफ से इसको पोस्ट किया गया है। उनकी मृत्यु के बाद में देश भर के लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया जा ही रही है। जैसे कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि भारत ने एक ऐसे आइकन को खो दिया है जिन्होंने कॉरपोरेट ग्रोथ के साथ राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। राहुल गांधी ने लिखा कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। गौतम अडानी ने इसको लेकर कहा है कि भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति खो दिया है। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पाथ को रिडिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को एक मूर्त रूप दिया था। आनंद महिंद्रा ने लिखा कि मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। श्री टाटा को भुलाया नहीं जा सकेगा क्योंकि महापुरुष कभी मरते नहीं हैं। सुंदर पिचाई ने लिखा कि रतन टाटा से पिछली मुलाकात के दौरान उनका विजन सुनना मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग था।
वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस लेगेसी छोड़ गए हैं। उन्होंने भारत में मॉडर्न बिजनेस लीडरशिप को मार्गदर्शन देने और डेवलप करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रतन टाटा की जो आखिरी पोस्ट थी उसमें उन्होंने लिखा था कि आई एम अवेयर ऑफ रीसेंट रूमर्स सर्कुलेटिंग रिगार्डिंग माई हेल्थ एंड वॉन्ट्स टू एश्योर एवरीवन दैट दीज क्लेम्स आर अनफाउंडेड। आई am currently undergoing medical checkups due to my age and related medical conditions. There is no cause of concern. I remain in good spirits and request that the public and media refrain from spreading misinformation. रतन टाटा जी वाकई में अपने आप में एक शख्सियत थे। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा, टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी रतन टाटा के परपोते थे। वे 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन रहे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन भी रहे। रतन टाटा टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख भी थे। रतन ने अपनी विरासत को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। उन्होंने एयर इंडिया को अपने एम्पायर में शामिल किया। विदेशी कंपनी फोर्ड को लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। उनसे जुड़े हुए कई सारे किस्से भी हैं जो बहुत मशहूर हैं, जिनमें कि सबसे रोचक किस्सा तो यही आता है कि जब उन्होंने फोर्ड को सबक सिखाया था। दरअसल बात 1998 की है। टाटा मोटर्स की देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च करी गई थी। ये रतन टाटा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, लेकिन सफलता नहीं मिली। कंपनी इससे काफ़ी बड़े घाटे में चली गई। टाटा मोटर्स ने 1 साल के अंदर ही अपने कार कारोबार को बेचने का फैसला कर लिया। 1999 में टाटा ने अमेरिका की बड़ी कार कंपनी फोर्ड के साथ डील करने का फैसला किया। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ मीटिंग तय हुई। बिल ने उस समय टाटा से कहा कि आपने पैसेंजर कार डिवीजन शुरू ही क्यों की जब आपको इस बारे में कोई ज्ञान और अनुभव नहीं था। अब ये बात फोर्ड की बहुत बड़ी थी। फोर्ड का कहना था कि डील करके वो टाटा पर एहसान ही करेंगे। याद रखिएगा, एहसान करेंगे, फोर्ड ने ये कहा था। ये टाटा के लिए बड़ा अपमान था। रतन टाटा ने फैसला लिया कि वे कार प्रोडक्शन यूनिट को अब नहीं बेचेंगे। 9 साल बाद चीज़ें काफ़ी बदल चुकी थी। साल आया 2008 का। वैश्विक मंदी के उस दौर में अमेरिकी कंपनी फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीदा। $2.3 बिलियन में खरीदा। आज के हिसाब से ये रकम तब करीब 19,000 करोड़ रुपए थी। और ये वाकई में रतन टाटा का एहसान था फोर्ड के ऊपर। दूसरे किस्से की बात करें तो भारत को लखटकिया टाटा कार नैनो के किस्से को कोई कैसे ही भूल सकता है। दरअसल रतन टाटा ने बताते हैं कि वे एक बार मुंबई की तेज बारिश में 2 व्हीलर पर 4 लोगों के एक परिवार को भीगते उन्होंने देखा था और इसी को देखकर उन्हें टाटा नैनो को बनाने का इंस्पिरेशन मिला था। रतन टाटा ने इंजीनियर्स को बुलाया और 1 लाख रुपए में कार तैयार करने के लिए कहा। साल 2008 में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए रतन टाटा ने टाटा नैनो लॉन्च करी थी। हालांकि कुछ प्लांट को लेकर जो समस्याएं उस समय हुई थी बंगाल में, उसके बाद इस कार को 1 लाख में लॉन्च नहीं किया गया। थोड़ा ये ऊपर लॉन्च हुई, लेकिन उसके बावजूद भी ये दुनिया की सबसे सस्ती कारों में से एक थी। ये भारतीय कार इतिहास की अब तक की सबसे सस्ती कार है। हालांकि लोगों को ये कार ज़्यादा पसंद नहीं आई और साल 2020 में इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा सेक्शन है जिसने कि टाटा नैनो को इस्तेमाल किया था। किस्सा नंबर 3 आता है इनकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ, जिसमें कि प्यार मोहब्बत भी शामिल है। 4 बार प्यार हुआ पर शादी अटक गई। दरअसल रतन टाटा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ और बात शादी तक आ पहुंची। हालांकि हर बार आखिर में शादी नहीं हो सकी। प्यार की इन 4 कहानियों में सबसे ज़्यादा सीरियस लव स्टोरी टाटा के अमेरिका में रहने से जुड़ी है। अमेरिका में हुए प्यार के बाद टाटा शादी करने वाले थे, लेकिन इस बीच वे भारत लौट आए। लड़की को भी भारत आना था, लेकिन 1962 में भारत चीन लड़ाई के बीच वे भारत नहीं आ पाई और कुछ साल बाद अमेरिका में ही उसने किसी और से शादी कर ली। रतन टाटा का व्यक्तित्व वाकई में एक ऐसा व्यक्तित्व रहा जिससे कि आज की तारीख में जितने भी युवा हैं वो प्रेरणा ले सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वे हमेशा इन सब उनकी बातों से प्रेरणा लेते ही रहेंगे। रतन टाटा शख्सियत ही ऐसे थे, अब क्या बोले उनके बारे में। रतन टाटा 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में सहायक के रूप में टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे। बाद में उसी साल टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे अब टाटा मोटर्स कहा जाता है, इसके जमशेदपुर संयंत्र में 6 महीने की उन्होंने ट्रेनिंग ली। अलग अलग कंपनियों में काम करने के बाद 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक उनको बनाया गया। 1981 में उन्हें समूह की अन्य होल्डिंग कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज का लीडर भी बनाया गया, जहां वे इसे समूह रणनीतिक थिंक टैंक और उच्च प्रौद्योगिकी व्यवसायों में नए उपक्रमों के प्रवर्तक में
बदलने के लिए जिम्मेदार थे। 1991 से लेकर 28 दिसंबर 2012 तक वो अपनी सेवानिवृत्ति तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान वे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज सहित जितनी भी प्रमुख टाटा कंपनियां थीं सबके वो अध्यक्ष रहे। वे भारत और विदेशों में विभिन्न संगठनों से भी जुड़े रहे। रतन टाटा मित्सुबिशी कॉरपोरेशन और जेपी मॉर्गन चेस के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में भी थे। वे सर रतन टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के साथ साथ एलाइड ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष भी थे। वे कार्नेल विश्वविद्यालय और दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड में भी काम करते थे। रतन टाटा की उपलब्धियों के बारे में अगर बात करें तो टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में 91 से लेकर 2012 तक उन्होंने सेवा दी। जैगुआर लैंड रोवर को उन्होंने 2008 में खरीदा। कोरस की खरीदें उन्होंने करें 2007 में करी। टाटा स्टील की वैश्विक पहुंच को उन्होंने बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। टाटा मोटर्स को उन्होंने सफलता में किस तरीके से बदला ये हमने समझाई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को उन्होंने ग्लोबल ब्रांड बना दिया। वहीं टाटा समूह की वैश्विक ब्रांड वैल्यू जो थी वो भी उनकी लीडरशिप में मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ बढ़ी थी। देखिए, उनके बारे में आप लिटरली जितनी बात करेंगे उतना कम है, ये समझ के देखिए। मतलब उनकी जो उपलब्धियां हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, इतनी उपलब्धियां हैं। और इस बारे में आप जितना सुनेंगे आपको उतना अच्छा ही लगेगा। जैसे कि रतन टाटा के लिए काम का मतलब पूजा करना होता था। उनका कहना था कि काम तभी बेहतर होगा जब आप उसकी इज्जत करेंगे। टाटा चेयरमैन की सबसे बड़ी खासियत उनका हमेशा शांत और सौम्य रहना था। वे अपने साथ कंपनी के छोटे से छोटे कर्मचारी से भी प्यार से मिलते थे, उनकी ज़रूरतों को समझते थे और उनकी हर संभव मदद भी करते थे। दिग्गज अरबपति रतन टाटा कहते थे कि आपको किसी काम में सफलता पाना है तो उस काम की शुरुआत भले ही आप अकेले करें, लेकिन उसे बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए आपको लोगों का साथ लगेगा और साथ मिलकर ही आप दूर तक जा पाएंगे। रतन टाटा को जानवरों, खासतौर पर स्ट्रे डॉग से खासा लगाव था। वे कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को दान भी दिया करते थे। रतन टाटा आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों की भी मदद करने के लिए आगे रहते थे। उनका ट्रस्ट ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप देता है। ऐसे छात्रों को JN टाटा एंडाउमेंट, सर रतन टाटा स्कॉलरशिप और टाटा स्कॉलरशिप के जरिए मदद दी जाती है। मतलब मैं कह रहा हूँ रतन टाटा के बारे में आप जितनी बातें करेंगे उतनी कम है। वो एक इस तरह के प्रेरणा स्रोत के तौर पर हमारे साथ थे जिनके के बारे में आप सिर्फ अच्छी ही बातें करेंगे। और आज जब वो दुनिया को छोड़ गए हैं तो उसको सोचकर आप दुखी नहीं होंगे, बल्कि आप इंस्पायर्ड फील करेंगे कि यार वाकई में ज़िंदगी लंबी नहीं, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए। मतलब ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए कि आपके जाने के बाद लोग बोलें कि यार क्या इंसान था, ज़िंदगी हो तो ऐसी, बंदे ने क्या नहीं किया। आपके क्या विचार है रतन टाटा जी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वाकई में ये एक राष्ट्रीय शोक की बात है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।